आज का हमारा जो न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है मैग्नेटिज़्म। ये हमारी कोर्स आउटलाइन के अंदर सबसे लास्ट वाला चैप्टर है। हमने सेकंड लास्ट पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि मैग्नेटिज़्म है। मैग्नेटिज़्म ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे कि जब भी कोई हमारे पास चार्जेस मूव करें, चार्जेस एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे जाते हैं, तो इनके मोशन से हमारे पास एक फील्ड जनरेट होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की शेप डिपेंड करती है उसके चार्ज की मोशन के ऊपर। अगर चार्ज बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हों तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्रोड्यूस होगा सर्कुलर फॉर्म में, लाइक अ रिंग की फॉर्म में, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन अगर हमारे पास जो करंट है या जो चार्जेस है वो मूव कर रहे हो सर्कुलर फॉर्म में, तो देन हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसके अंदर हमने जो पहला क्वेश्चन पढ़ना है वो व्हाट इज़ द मैग्नेटिक इंडक्शन। ये मैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होता है, इसको हमने यहाँ पे पढ़ना है। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ अ मैग्नेटिक इंडक्शन हम करेंगे और साथ मैथमेटिकल फॉर्म कुछ देखेंगे और फाइनली हम इसका कंक्लूजन ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। ये आपकी जो बुक है उसमें के अंदर चैप्टर नंबर 8 है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टडी करंट। जब भी हमारे पास करंट बिल्कुल स्टडी हो तो देन हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में हमने यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। इस चैप्टर का नाम यहाँ पे ये है। तो इसको देखते हैं। जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ है, जैसे कि हमारे पास पहले अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की हम बात करें तो वो हमारे पास फिज़िक्स की वो ब्रांच है जहाँ पे हम चार्जेस का एट रेस्ट स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। तो उस वक़्त हमारे पास जो चार्जेस एट रेस्ट हों तो जो फील्ड प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके बारे में हमने कम्प्लीटली जो है वो पढ़ लिया है, लेकिन हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर जो स्टडी करेंगे वो करंट के पास होने से या इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से जो फील्ड जनरेट होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लिखा हुआ है द सेकंड काइंड ऑफ फील्ड विच एंटर इनटू द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और जो दूसरी उसकी काइंड है जो फील्ड की, एक तो फर्स्ट वाली जो काइंड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की वजह से आती है, और जो दूसरा हमारे पास फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के अंदर इसको जो है इस पोर्शन को हम डिस्कस करते हैं। ऑफ अ कोर्स द मैग्नेटिक फील्ड, वो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। सच फील्ड आर मोर प्रॉपरली द अफेक्ट ऑफ सच फील्ड हैव बीन नोन सिंस एंशियंट टाइम। ये बहुत पहले जो है वो बहुत पहले एंशियंट टाइम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डिस्कवर हो चुका था। वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे डिस्कवर हुआ था, व्हेन द अफेक्ट ऑफ अ नेचुरली अकरिंग परमानेंट मैग्नेटिक मटीरियल जो कि Fe3O4। हमारे पास जो बहुत ही पहले जो है वो एक नेचुरली अकरिंग मटेरियल था जो कि Fe3O4 था, जो कि कुदरती तौर पे उसके अंदर से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होती हैं। जैसे कि हमें पता है लाइक का परमानेंट मैग्नेट की अगर हम बात करें तो उसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक उसका साउथ पोल होता है। तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का सबसे पहले जो है वो कंसेप्ट लिया गया। द डिस्कवरी ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल seeking properties of this material had a profound influence on early navigation and the exploration। हमारे पास ये जो परमानेंट मैग्नेट है इसका नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है ये रिसेंटली डिस्कवर हुआ है जब हमने किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को प्लेस किया और उसके में से हमारे पास हो रहा था कि अगर हम सेम जो मैग्नेट है उसके अगर हम दो पीसेस को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं तो उसका कभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, कभी वो एक दूसरे को रिपेल करता है। तो फिर हमें यहाँ पे पता चला कि अगर नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल हो या साउथ एंड साउथ पोल एक दूसरे के करीब लेके आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करता है, और अगर हम अपोजिट फेजेस एक दूसरे के सामने लेके आते हैं तो अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से उनके ये फेजेस हमें जो है वो यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल इस तरह से डिस्कवर हुए। एक्सपेक्ट दिस एप्लीकेशन हाउएवर मैग्नेटिज्म वाज अ लिटिल यूज्ड एंड स्टिल लेस अंडरस्टूड फिनोमिना until the early
16th century when Oersted discovered that an electric current produce a magnetic field। ओरस्टेड एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे फर्स्ट टाइम ये बताया था कि जब भी हमारे पास किसी वायर के अंदर से या कहीं से भी करंट पास करता है तो तब वहाँ पे उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। वैसे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट बहुत पहले से पता है, जो कि परमानेंट मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन उसको ओरस्टेड ने सबसे फर्स्ट टाइम जो है इसको नाम दिया कि जब भी करंट पास करता है तो वहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पे भी एक फील्ड होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया। दिस वर्क टुगेदर विद और बाद में फिर गाजीज आया, हेनरी फेराडे एंड अदर साइंटिस्ट ने मिलके जो है वो काम किया और इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिटेल मैथमेटिकली, थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली। इसी तरह से इन साइंटिस्ट की हेल्प से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को भी जो है वो फील्ड का एक नाम दिया। उसके बाद है द थ्योरेटिकल वर्क ऑफ मैक्सवेल। मैक्सवेल साइंटिस्ट आया जिसने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को ये मतलब सेम ही चीज़ें हैं, जो कि दो डिफरेंट फिनोमिना, इनको हम कंबाइन कर सकते हैं। तो मैक्सवेल ने बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन किया, जिसको हम बाद में नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का। इसने ये थ्योरेटिकली जो है वो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फिनोमिना को लेके मैथमेटिकली इसने जो है वो कंबाइन किया। उसके बाद है ये जो हमारे पास है मैग्नेटिज्म है, ये हमारी डेली लाइफ के अंदर भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लाइक अ मोटर और ट्रांसफार्मर जो है, ये देख सकते हैं मोटर और ट्रांसफार्मर के अंदर जो है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इस चैप्टर के अंदर हमने बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है, प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। जब करंट पास करता है तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जो है उसको हमें स्टडी करना है। लेकिन फर्स्टली हम जो है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन की जस्ट अभी इंट्रोडक्शन और इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो मैं यहाँ पे गाइड करूँगा, लेकिन इसके बाद हम जो है वो डिटेल से देखेंगे किस तरह से म्यूचुअल इंडक्शन, किस तरह से जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन होती है। फिलहाल यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन की जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म अगर हम देख लेते हैं तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है, अगर चार्जेस एट रेस्ट हों तो चार्ज एट रेस्ट होने की वजह से उसके अराउंड जो फील्ड होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, विल बी इक्वल टू फोर्स ओवर क्यू। फोर्स ये अगर हम किसी भी चार्ज जो है, ये जो नीचे पड़ा हुआ हमारे पास चार्ज है, अगर हम किसी भी चार्ज के करीब जो है वो टेस्ट चार्ज लेके आते हैं तो उस टेस्ट चार्ज को उसके फील्ड के अंदर लेके आएंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। तो ये हमारे पास जो है उसका फार्मूला, जब कभी चार्जेस एट रेस्ट हो उस वक्त जो उनके ऊपर अराउंड जो फील्ड होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे चार्जेस एट रेस्ट हों तो तब ये सीन है, लेकिन अगर चार्जेस हमारे पास हों और वो चार्जेस को हम वी वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं तो तब वहाँ पे फिनोमिना क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई चार्ज हो उसको मूव करवाते हैं, उसको हिट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसको जब मूव करता है चार्ज तो उस चार्ज के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। और उस चार्ज को जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको थ्रो करना है तो दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा और एक उस चार्ज से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और इनकी इंटरेक्शन से हमारे पास जो एक फोर्स लगेगी उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, चार्ज जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाने की बजाय वो सर्कुलर पाथ में इस तरह से जो है वो गोल सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा, जिसको हम कहते हैं कि इसने मूव किस वजह से किया है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे या उसको मैग्नेटिक फोर्स एफ का नाम देंगे। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसको हम लोरेंट्ज़ फोर्सेस भी कह सकते हैं। मतलब आपको समझ आ गया ना कि एक अगर चार्जेस एट रेस्ट हो उसके अराउंड जो फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जो चार्जेस मूव करते हैं, चार्ज के मूव करने की वजह से उसके अराउंड जो फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब चार्ज मूव करे उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें कैसे पता चलेगा? हम ऑब्जर्व तो नेकेड आई से उसको देख नहीं सकते,
ना ही हम उसको फिजिकली टच करके देख सकते हैं, तो फिर उसको कैसे हम देख सकते हैं उसको, हम फिर हमने एक्सटर्नल फील्ड के अंदर हमने उसको फेंका। तो चार्ज जब v वेलोसिटी के साथ एक्सटर्नल फील्ड के अंदर मूव करता है तो तब उसके ऊपर एक बेंडिंग फोर्स लगती है जो कि उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा देती है। उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, उसको लोरेंट्ज़ फोर्स कहते हैं और उसको सेंटीमीटर फोर्स भी हम कह सकते हैं। तो ये इसका फार्मूला है। ये हमारे पास चार्ज Q है जब v वेलोसिटी के साथ उसको मूव करवाया, और ये B उसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये Fm इज़ द मैग्नेटिक फोर्स है, या हमारे पास लोरेंट्ज़ फोर्सेस है। तो ये हमारे पास जो है वो इसका फार्मूला है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये फार्मूला हमें जो बता रहा है कि उसके चार्ज के मूव करने की वजह से जो फील्ड आता है वो बेसिकली मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से है। तो इसकी वजह से इसको हम इस तरह से फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है जो कि सिंगल चार्ज है, उसको हम डिफरेंट वेलोसिटी के साथ उसको उसके अंदर फेंकते हैं। इसको मोर जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास फील्ड सेम है, उस सेम फील्ड के अंदर हम जो है वो एक चार्ज है उसको डिफरेंट वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं। लेट अस कंसीडर हमारे पास फर्स्टली जो हमने चार्ज को फेंका वो v1 वेलोसिटी के साथ फेंका, दूसरी दफ़ा हमने जो चार्ज को फेंका वो v2 वेलोसिटी के साथ फेंका। और जब हम इसको थ्रो कर हिट करें एक्सटर्नल फील्ड हो वहाँ पे सेम है। तो जब हमने पहली दफ़ा चार्ज को फेंका तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये है, B = 1/Q। Q वो चार्ज है, F1 वो जो उसके अंदर v वेलोसिटी से मूव करने की वजह से जो फोर्स लगेगी ये F1 आता है, और ये हमारे पास जो है वो v1 का स्केयर है और प्लस ये k1 v1। ये हमने इक्वेशन जो है वो चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है वो पढ़ी होगी। ये जो बुक है इसका चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये इक्वेशन होगी, तो डायरेक्टली उस इक्वेशन को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड सेम है, चार्ज उसका सेम है, उसको जब v2 वेलोसिटी के चेंज करने से जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी चेंज हो जाती है। तो वेलोसिटी v1 मैग्नेटिक फोर्स F1, लेकिन वेलोसिटी को चेंज करने से उसके ऊपर फोर्स भी चेंज हो रही है, डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर था, ये v2 स्क्वायर और प्लस k2 v2। ये हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन आ जाती है। ये दो इक्वेशंस आ गई। इसको मोर एक्सप्लेनेशन के लिए हम जो है वो यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इन दोनों को हम जो है वो कंबाइन करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो इक्वेशन 8.2 है और 8.3, इन दोनों इक्वेशन को आप देख सकते हैं, दोनों की लेफ़्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगी। दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने के बाद बोथ साइड में जो है वो स्केलर प्रोडक्ट v1 वेलोसिटी की स्केलर प्रोडक्ट ले लेंगे हर एक के साथ, टेकिंग द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ दीज विद v1 एंड रिकम्बाइन दैट v1 एंड v2 आर परपेंडिकुलर वी ऑब्टेन। और एक और चीज़ बात यहाँ पे देखते जाएं कि v1 और v2 को ये जो सेम चार्जेस की डिफरेंट फिनोमिना के तहत हमने जो इनकी वेलोसिटीज़ है ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। और जब हमने इनको कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद हमने ये देखें इसकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड को हमने इक्वेट किया, उसके बाद हमने v1 वेलोसिटी के साथ दोनों साइडों की स्केलर प्रोडक्ट ले ली। ये जो फर्स्ट वाली टर्म है इसके साथ स्केलर प्रोडक्ट ये v1 आ जाएगी, और ये जो दूसरी टर्म थी इसके साथ स्केलर प्रोडक्ट देखें ये v1 आ रहा है। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। और ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है 8.3, इसको हमने यहाँ पे लिखा और इसके साथ भी आप देख सकते हैं v1 डॉट प्रोडक्ट और v1 डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास ये चार फैक्टर आ रहे हैं। इस फैक्टर के अंदर हम देखें ये फर्स्ट वाले, इसको अगर हम सारी टर्म को जो मतलब बटे के ऊपर पड़ी है इसको अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो यहाँ पे हमारे पास इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब हमारे पास यहाँ पे तीन वेक्टर हैं F1 v1 एंड v1, ये तीन वेक्टर है और इनमें एक क्रॉस प्रोडक्ट है, एक डॉट प्रोडक्ट है। तो इस तरह की प्रोडक्ट को हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें F1 और v1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक वेक्टर आएगा, इस वेक्टर को फिर इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास जो फाइनली क्वांटिटी आएगी वो स्केलर क्वांटिटी आएगी। इस वजह से इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। अगर हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर लेना है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक डिटर्मिनेंट लेते हैं। F1 की वैल्यू रो 1 में लिखेंगे, v1 की वैल्यू रो 2 में और v3 की वैल्यू रो 3 के अंदर लिखेंगे। और हमने पढ़ा हुआ है कि डिटर्मिनेंट के अंदर अगर दो रो सेम आ जाती हैं तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। तो इस वजह से हमारे पास ये जो फर्स्ट वाली टर्म है इसमें देख सकते हैं ये v1 है
और यहाँ पे ये भी V1 है, ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे दो रो सेम होने की वजह से ये सारा का सारा जो हमारे पास फर्स्ट वाला है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये V1 और V1 ये दोनों हमारे पास सेम वेक्टर है और इसको सेल्फ प्रोडक्ट कहते हैं। जब दो वेक्टर की सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इसका आंसर V स्क्वायर आ जाएगा। इसको नेक्स्ट भी देखते हैं। ये हमारे पास 1/q है, ये F2 क्रॉस V2 एंड V1 है। ये भी हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अगर इसका आंसर लेना है तो फिर से हमें डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा, लेकिन इस डिटर्मिनेंट के अंदर हमारे पास 3 जो है वो वेक्टर जो है वो सेम नहीं है, तो इसका आंसर फिर इस वजह से इसका आंसर 0 इक्वल नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, और 2 परपेंडिकुलर वेक्टर का अगर हम आंसर लेते हैं उसकी स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका आंसर भी क्या आता है, 0 आता है। मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारे पास 0 हो गई और इसमें सिर्फ 2 टर्म आएंगी। उसका वो हमारे पास इस तरह से लिख लूँगा मैं यहाँ पे K1 V1 और V1 हमारे पास जो है इसका स्क्वायर आ जाएगा और 1/q ये टर्म हमारे पास एज इट आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसके अंदर आप यहाँ पे देखें ये K1 पड़ा हुआ है। K1 कोई कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं तो यहाँ से ये जो K1 है इसको हम यहीं पे रहने देंगे, V1 स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा। तो इस K1 की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करते हैं, इस K1 की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ये आ जाती है। ये पहली टर्म बिल्कुल एज इट आ जाएगी। दूसरी टर्म आप यहाँ पे देखें, इस टर्म की जगह पे ये जो K1 की वैल्यू पुट करनी है हमने, यहाँ से ये सारी टर्म यहाँ पे आ जाएगी। ये V2 स्क्वायर पड़ा हुआ है लेकिन यहाँ पे V2 स्क्वायर के साथ V1 है। ये कहाँ से आता है, ये वाला जब उठ के इसके नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा। और ये जो V1 है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है। और एट द एंड अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो ये जो इक्वेशन है हमें क्या बताती है, विच एक्सप्लिसिट कहते हैं, बिल्कुल क्लियर साफ, डेमोन्स्ट्रेट दैट 2 डिस्टिंक्ट मेजरमेंट आर सफिशेंट। ये जो 2 इसकी मेजरमेंट है ये सफिशेंट है, ये काफ़ी हैं। perfectly good definition of the magnetic induction can be constructed by using the force on a current carrying element। अगर हमने मैग्नेटिक इंडक्शन की क्लियरली डेफिनेशन देखनी है तो वो हमारे पास इसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ तो आप करंट कैरिंग जो एलिमेंट है उसमें से देख सकते हैं। हमने चूँकि नेक्स्ट आगे इसका एक जो टॉपिक है वो पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन अ स्टडी करंट कैरिंग वायर, तो यहाँ हमारे पास जो है वो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, वहाँ पे भी जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ हम है टार्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, टार्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। हमने पढ़ा है कि जो एक जनरेटर होता है, जनरेटर के अंदर एक लूप होता है, एक उस लूप को जब हम उसके अंदर से वहाँ पे उसको जब मूव करवाते हैं तो उसके मूव करने की वजह से जो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो जाता है, तो वो करंट वहाँ पे प्रोड्यूस होता है म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से। लेकिन अगर हम इसको अदर वे में देखें कि जैसे ही उस लूप के अंदर से खुद से अगर करंट पास करवाते हैं तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, और उस सारे लूप को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रखा होता है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को जब इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे एक टार्क प्रोड्यूस हो जाता है, और ये जो टार्क के अंदर भी हम म्यूचुअल इंडक्शन को क्लियरली देख सकते हैं। हाउएवर इक्वेशन 8.1 seem preferable since it is so closely parallel to the equation 2.6 which define the electric field। हमारे पास जो इक्वेशन 8.1 थी जो कि हमने सबसे पहली इक्वेशन पढ़ी थी, E is equal to limit q approaches to 0 f/q आ रहा था। ये हमारे पास जो है वो परफेक्टली 2.6 इक्वेशन के बिल्कुल मतलब सेम है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है। द यूनिट फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन इन द MKS। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, अच्छा अब तक जो हमने पढ़ा है ये सारा का सारा पढ़ा है कि जब भी हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल हो और उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको ऐसे थ्रो करते हैं तो वहाँ पे एक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है और एक चार्ज के मूव करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है।
दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी इंटरेक्शन से हमारे पास एक फोर्स लगती है जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो मतलब इस सारे फिनोमिना के अंदर हमने म्यूचुअल इंडक्शन की बात कहाँ पे हुई। म्यूचुअल इंडक्शन बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं, जब हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल को मूव करवाते हैं तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। इस म्यूचुअल इंडक्शन को समझने के लिए हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको थ्रो करते हैं, तो फिर हमें इसके ऊपर जो फोर्स लगती है फिर हमें वहाँ पे क्लियर हो जाता है कि ये जो दो फील्ड थे, एक चार्ज के मूव करने की वजह से और एक एक्सटर्नल फील्ड, दोनों फील्ड इंटरेक्ट होने की वजह से वहाँ पे फोर्स लगी है, तो वहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो अभी हमारे पास ये जो रिसेंटली इक्वेशन है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही कुछ चार्ज पार्टिकल हैं उनको हम v1 वेलोसिटी के साथ या v2 वेलोसिटी के साथ उसको फेंकते हैं, तो तब वहाँ पे एक फील्ड जनरेट होता है जो कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को, चूँकि हमने यहाँ पे पढ़ना है, इसके अगर यूनिट की बात करें तो उसके यूनिट डिफरेंट तरह से हम देख सकते हैं। द यूनिट फॉर द मैग्नेटिक इंडक्शन इन द MKS इज़ द जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड जो 7 यूनिट हैं उनकी हेल्प से, सिर्फ उनको हम लेके जो यूनिट लेते हैं उसको MKS कहते हैं। M बेसिकली मीटर है, K जो है वो किलोग्राम है और S क्या है, सेकंड है। तो इसके MKS यूनिट के मुताबिक अगर हम देखते हैं 8.1 इक्वेशन को, इज़ द न्यूटन सेकंड, इसका जो यूनिट आएगा वो न्यूटन सेकंड पर कोलम मीटर आएगा और न्यूटन एम्पेयर मीटर आएगा। इट इज़ कस्टमरी टू एक्सप्रेस दिस यूनिट एज द वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। द वेबर इज़ द MKS यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो वेबर है बेसिकली ये यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का, विल बी डिफाइंड इन द नेक्स्ट टाइम। और नेक्स्ट आगे जाके हम जो है वो अगले चैप्टर्स के अंदर जो है वो पढ़ेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका यूनिट, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका यूनिट वेबर होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी, लेकिन अगर किसी चीज़ की भी आपको समझ नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे जाके पूछ सकते हैं। जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।